नमस्कार। आज हम हिंदी के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। वर्तनी यानी कि शब्दों को सही सही लिखना। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसे सुधारने का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। जब हम हिंदी में कुछ लिखते हैं तो क्या दिल में एक छोटी सी हिचक होती है कि अरे कहीं कोई मात्रा तो गलत नहीं लगा दी? अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम उलझन है और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वर्तनी आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो वर्तनी का मतलब है शब्दों को लिखने का वो तरीका जो सही माना जाता है, जो शुद्ध है। इसी को हम हिज्जे या अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। और यहीं पर इसी एक लाइन में छिपा है आज की पूरी बातचीत का सबसे बड़ा राज। हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका जैसा उच्चारण होता है वैसी ही इसकी वर्तनी होती है। मतलब अगर हम बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम पहले समझेंगे कि वर्तनी और उच्चारण का रिश्ता क्या है, फिर एक एक करके स्वरों की आम गलतियों को देखेंगे और आखिर में अनुस्वार और चंद्रबिंदु जैसी बारीक मगर जरूरी चीजों पर भी बात करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव। कभी सोचा है कि लिखने में गलतियां होती ही क्यों हैं? इसकी जड़ हमारे बोलने के तरीके में छिपी है। कई बार हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की बोली का असर हमारी भाषा पर आ जाता है, या फिर व्याकरण की पूरी जानकारी नहीं होती। इसी वजह से हम शब्दों को गलत बोलने लगते हैं। तो इस एक सुनहरे नियम को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगर हमारे उच्चारण में, हमारे बोलने में कोई कमी है तो वो हमारी लिखावट में भी साफ साफ झलकेगी। ये नियम जितना आसान है उतना ही पावरफुल भी है। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कुछ सबसे आम गलतियों को पकड़ते हैं और शुरुआत करते हैं छोटे और बड़े अ और ई के स्वरों से। ज्यादातर गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। अब जरा इन शब्दों को देखिए। जाने पहचाने लग रहे हैं ना? हम अक्सर जल्दी में आकाश या साप्ताहिक बोल देते हैं और फिर वैसा ही लिख भी देते हैं, जबकि सही उच्चारण क्या है? आकाश, जिसमें आ की ध्वनि लंबी है। और इसका उल्टा भी होता है। जैसे आधीन में लंबी ध्वनि गलत है, सही शब्द है अधीन, छोटी ध्वनि के साथ। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए एक प्रोनाउंसिएशन चेक की आदत डालनी होगी। जब भी किसी शब्द पर शक हो, उसे जोर से बोलकर देखिए। जैसे अधीन। अब अपनी ही आवाज को ध्यान से सुनिए। क्या आवाज छोटी है, अ जैसी, या लंबी है, आ जैसी? यहाँ ध्वनि छोटी है, इसलिए हम अ ही लिखेंगे। ये खुद को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। यही सेम लॉजिक ए और ई पर भी लागू होता है। पत्नी एक बहुत ही आम गलती है। सही उच्चारण में नी पर जोर दिया जाता है, ध्वनि लंबी खींचती है, इसलिए सही शब्द है पत्नी। इसी तरह बीमारी नहीं, बीमारी। लेकिन ध्यान दें, अतिथि और कालिदास जैसे शब्दों में छोटी ई की मात्रा ही सही है, क्योंकि हम उन्हें बोलते ही वैसे हैं। और ये रहा वो शब्द जिसमें बहुत बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, आशीर्वाद। अक्सर लोग र की आवाज के चक्कर में श पर छोटी ई लगा देते हैं, जो कि गलत है। सही उच्चारण में शी की ध्वनि लंबी है, आशीर्वाद। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि मात्रा की लंबाई और उसकी सही जगह कितनी जरूरी। मात्राओं की ये कहानी सिर्फ ई और ई पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अब उ और री से जुड़ी कुछ ऐसी ही आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ भी वही नियम काम कर रहा है। हम तूफान नहीं कहते, हम कहते हैं तूफान, जिसमें तू की ध्वनि लंबी है। ठीक वैसे ही सिंदूर नहीं, सिंदूर। और गुरु शब्द को खास तौर पर देखिए, जहाँ गु और रू दोनों में छोटे ऊ की ही मात्रा लगती है, जबकि बहुत से लोग दूसरे रू को लंबा बोल देते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात सामने आती है। र के साथ जब छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है। छोटे रू में मात्रा बस पीछे की ओर मुड़ती है, जबकि बड़े रू में ये बीच में एक छोटा सा गोला बनाकर लगती है। ये छोटा सा फर्क वर्तनी की शुद्धता के लिए बहुत मायने रखता है। अब आते हैं री पर। ये अपने आप में एक स्वर है, लेकिन अक्सर लोग इसे र का कोई रूप समझकर गलती कर बैठते हैं। जैसे सही शब्द अनुगृहीत है, अनुग्रहित नहीं। यहाँ ग के नीचे री की मात्रा है
और ये भी ध्यान दीजिए कि ही की ध्वनि भी लंबी है। चलिए, अब हम कुछ ऐसे स्वरों की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उनकी ध्वनियाँ एक दूसरे से काफी मिलती-जुलती हैं। ए और ए, और ओ और औ। और फिर से इसका समाधान भी हमारे बोलने के तरीके में ही छिपा है। क्या आवाज में फर्क महसूस हो रहा है? हम कैबिनेट नहीं कहते, हम कहते हैं कैबिनेट। सैनिक नहीं, सैनिक। इसी तरह त्योहार में ओ की ध्वनि है जबकि नौकरी में औ की। बस इन ध्वनियों को ध्यान से सुनना है और लिखावट अपने आप सही हो जाएगी। हमारी आखिरी कैटेगरी है नासिकीय ध्वनियों की, यानी वो ध्वनियाँ जो नाक की मदद से बोली जाती हैं। यहाँ हम अनुस्वार यानी कि वो छोटी सी बिंदी और चंद्र बिंदु के बीच का बहुत जरूरी फर्क समझेंगे। ये एक ऐसी बारीकी है जिसे आजकल कंप्यूटर या मोबाइल पर टाइप करते हुए अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। सीधा सा नियम ये है कि जिन शब्दों में नासिक्य ध्वनि मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, वहां चंद्रबिंदु का इस्तेमाल होता है। इसलिए आंख कहना और लिखना अधूरा है। सही शब्द है आंख, गांव नहीं गांव। ये छोटा सा चिन्ह उच्चारण को एकदम सटीक बनाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे जरूरी बात, हमारी वर्तनी हमारे उच्चारण का आईना है। दूसरी बात, स्वरों की छोटी और लंबी ध्वनियों को ध्यान से सुनना है। तीसरी बात, जब भी कंफ्यूजन हो तो प्रोनाउंसिएशन चेक वाला तरीका अपनाना है। और आखिर में चंद्रबिंदी जैसे छोटे छोटे चिन्हों के महत्व को समझना है। अंत में बस इस एक वाक्य को गांठ बांध लीजिए, यही आज की हर बात का निचोड़ है। शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध वर्तनी की चाबी है। अगर हम अपने बोलने के तरीके को सुधार लें तो हमारी लिखावट खुद ब खुद सुधर जाएगी। कभी सोचा है कि हिंदी लिखते वक्त वर्तनी की एक छोटी सी गलती भी लिखे हुए का पूरा मतलब बदल सकती है? आज हम कुछ सबसे आम गलतियों को देखेंगे और उन्हें ठीक करना सीखेंगे, ताकि हमारी लिखी हुई बात हमेशा साफ और असरदार हो। तो चलिए एक बहुत ही आम गलती से शुरू करते हैं। कवि शब्द तो हम सब जानते हैं, है ना? पर जैसे ही इसका स्त्रीलिंग रूप लिखने की बात आती है, अक्सर गड़बड़ हो जाती है। तो याद रखिए, सही शब्द कवियत्री है। इसमें कहीं भी कवि नहीं आता। ध्यान दीजिए, पहले क, फिर व, फिर य पर छोटी ई की मात्रा और आखिर में त्र पर बड़ी ई की मात्रा। क, व, य, त्री। जरा सोचिए, लिखते समय हम रोज ऐसी कितनी गलतियां कर देते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अक्षरों का अदल बदल। ये वो अक्षर हैं जो सुनने में या कभी-कभी दिखने में भी एक जैसे लगते हैं और बस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है, ट और ठ के बीच का फर्क। हमेशा याद रखिए, कनिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ जैसे शब्दों में ट नहीं बल्कि ठ का इस्तेमाल होता है। ये छोटी सी बात आपके शब्द को एकदम सही कर सकती है। एक और क्लासिक अदला बदली होती है व और ब के बीच में। जैसे वनस्पति में व आता है, ब नहीं, और नवाब में ब आता है, व नहीं। जरा इनके उच्चारण के फर्क पर गौर कीजिए, आवाज ही अलग है, वनस्पति और नवाब। अब एक और मुश्किल जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, ये है न और न। सच कहूं तो ये अंतर बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजन पैदा करता है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ लिखने की नहीं है बल्कि बोलने की भी है। र और न की ध्वनियां, उनकी आवाजें अलग अलग हैं और हिंदी में इनके इस्तेमाल के कुछ खास नियम हैं। आप इन्हें बस एक दूसरे की जगह पर नहीं रख सकते। तो फिर नियम क्या है? ज्यादातर मामलों में अगर किसी शब्द में र, री या श के बाद न की ध्वनि आए तो वो ण में बदल जाती है। जैसे परिणाम में र के बाद ण आया, या प्राण में भी र की वजह से ण का इस्तेमाल हुआ। देखा कितना आसान है। अच्छा, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम हिंदी वर्तनी की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करने वाले हैं। ये हैं 3 अलग अलग स, यानी श, श और स। भले ही ये तीनों सुनने में लगभग एक जैसे लगें, लेकिन व्याकरण के हिसाब से इनके इस्तेमाल की जगह बिल्कुल अलग है और इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। जैसे नमस्कार में हम स का इस्तेमाल करते हैं, इसे दंत्य स कहते हैं क्योंकि इसे बोलते वक्त जीभ दांतों को छूती है। वहीं निष्फल में श का उपयोग होता है, जो मूर्धन्य है, क्योंकि इसे बोलते वक्त हमारी जीभ मुंह की छत यानी मूर्धा को छूती है। और फिर आता है
तीसरा श, जिसे तालव्य कहते हैं। इसे बोलते समय जीभ तालु के पास जाती है, जैसे प्रशंसा और वेशभूषा में। इन तीनों के उच्चारण और इस्तेमाल का फर्क समझना ही सही हिंदी लिखने की चाबी है। तो अब जब हमने कुछ बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो चलिए कुछ और मजेदार और चुनौतीपूर्ण शब्दों पर नजर डालते हैं, जो अक्सर हमें मुश्किल में डाल देते हैं। हम सबने अंत्याक्षरी तो जरूर ठेली होगी, है ना? पर क्या आपको पता है कि इसकी वर्तनी अक्सर गलत लिखी जाती है? लोग इसे आसान बनाने के चक्कर में गलत लिख देते हैं, पर इसका सही रूप थोड़ा अलग है। देखिए, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसे तोड़कर समझना। ये शब्द बना है अंत्य यानी अंतिम और अक्षर से, और जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो संधि के नियम से बन जाता है अंत्याक्षरी। है ना सिंपल? इसी तरह केंद्रीकरण, स्वास्थ्य और सामर्थ्य जैसे शब्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। केंद्रीकरण में य नहीं होता, स्वास्थ्य में आधा स पूरा थ और फिर य होता है, और सामर्थ्य में थ के बाद य पर र की मात्रा यानी रेफ लगाना बिल्कुल न भूलें। ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। तो इन सब बातों से हमने क्या सीखा? यही कि हिंदी की वर्तनी सिर्फ रटने की चीज नहीं है। ये शब्दों के पीछे का लॉजिक, उनकी बनावट और उनके उच्चारण के पैटर्न को समझने की बात है। तो अगली बार जब भी कुछ लिखें तो इन बातों पर जरूर ध्यान दें। एक जैसी आवाज वाले अक्षरों से सावधान रहें, ण और न के नियम याद रखें, तीनों स के बीच का फर्क समझें और मुश्किल शब्दों को उनके मूल हिस्सों में तोड़कर देखें। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप भी एकदम आत्मविश्वास के साथ लिखेंगे। तो इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ हिंदी में लिखना और भी आसान और सही हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अपनी लिखाई को और सटीक बनाने के लिए आप कितने तैयार हैं? अभ्यास करते रहिए और अपने लेखन में फर्क खुद देखिए।